पंजाब का बड़ा कबीला राजपूत कौन लोग हैं, इनका ओरिजिन क्या है, ये कौन थे, कहां से आए और कैसे राजपूत कहलाए। इस हवाले से हिस्टोरिकल सोर्सेज का क्या बताना है। ब्रिटिश रिकॉर्ड में इनकी बरादरियों में तकसीम कैसे की गई, पंजाब में जाटों और राजपूतों में फ़र्क कैसे किया गया, सरकारी रिकॉर्ड में इनकी लिस्टें बनाई गई तो कौन कौन इसमें शामिल था, कौन सी गोतें और बरादरियां किन किन इलाकों में आबाद रही हैं। पंजाब के राजपूतों की मुकम्मल डिटेल्स जानिए इस वीडियो में। पंजाब में ज़ातों की तारीख पर बहुत बहस रहती है। इनके आगाज़ से लेकर अब तक इनकी तारीख क्या रही है, इस हवाले से बहुत कन्फ्यूजन है। अक्सर पढ़ने वाले या वीडियोस देखने वाले भी कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर बहुत से मिथ हर ज़ात के बारे में भी हैं। ये मिथ दो तरह के होते हैं। एक तो वो जो इन ज़ातों वाले ख़ुद बनाते हैं अपने आप को दूसरों से बरतर बताने के लिए, और इनमें कई दफ़ा बहुत एग्जेजरेशन होती है। फिर इसी तरह से दूसरे मिथ वो होते हैं जो दूसरी ज़ातों वाले बनाते हैं ताकि इनकी तस्दीक की जा सके और अपने आप को बरतर साबित किया जा सके। इसीलिए ये हिस्ट्री बहुत सेलेक्टिव होती है। इस पर जब भी बात करें तो बगैर सबूत के कह दिया जाता है कि ये गलत है या ये सही है, और दोनों तरफ कई दफ़ा ऐसी ही कहानियाँ बताई जाती हैं जिनका कोई सोर्स मौजूद नहीं होता। अगर सोर्स होता भी है तो वो भी इन ज़ातों के अपने ही सोर्स हैं जिनकी बुनियाद हिस्टोरिकल सोर्सेज पर नहीं बल्कि अपनी प्राइड पर होती है। इससे हुआ क्या है, हर ज़ात की अपनी अपनी तारीख बन गई है। कोई दूसरे की तारीख पर यकीन नहीं करता। हर कोई अपनी अपनी तारीख लेकर बैठा है और एक ऐसी तारीख जिस पर सबका इत्तेफाक हो वो मुमकिन नज़र नहीं आती। लेकिन क्या ये इतना ही मुश्किल काम है? असल में तारीख की क्रेडिबिलिटी इसके सोर्स से होती है। इसीलिए मैं हमेशा ज़ोर देता हूँ कि इन सोर्सेज को देखना चाहिए जिन्होंने तारीख लिखी, क्योंकि इसके बगैर तारीख को समझा नहीं जा सकता और ना ही इसकी कोई वैल्यू होती है। इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि राजपूतों की तारीख एक तो आसान तरीके से समझा सकूं कि वो लोग जो ज़ातों के सिस्टम को इतनी अच्छी तरह नहीं समझते वो भी जान सकें कि इनकी हिस्ट्री क्या है, मुख्तलिफ अदवार में इनकी तारीख क्या रही है, इनके ओरिजिन के हवाले से मुख्तलिफ थेरीज़ क्या हैं, फिर इनके इलाकों को समझा जा सके कि ये किन किन इलाकों में आबाद थे और किस तरह से इनकी पॉलिटिकल और ट्राइबल हिस्ट्री पंजाब की तारीख के साथ जुड़ी है। राजपूत पंजाब के उन कबीलों या कम्युनिटी में से हैं जिनका यहाँ की कल्चरल और पॉलिटिकल हिस्ट्री में बड़ा अहम किरदार रहा है। इसे अगर एक कम्युनिटी कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि बहुत सी ज़ातों या कबीलों का मजमुआ है जो पूरे बरसगीर में हिमालय से लेकर सिंध तक फैले हुए थे और हर मजहब में मिलते हैं। सबसे पहले इस लफ्ज़ राजपूत की हिस्ट्री देख लेते हैं कि ये कहाँ से निकला और कब इस्तेमाल होना शुरू हुआ। राजपूत के बारे में कहा जाता है कि यह संस्कृत लफ्ज़ राजपुत्रा से निकला है, जिसका मतलब है राजे का बेटा। राजपूत का लफ्ज़ इस्तेमाल हिंदू मत की पुरानी किताबों में भी हुआ और इसका जिक्र ऋग्वेदा, महाभारत और रामायण में भी मिलता है। साबिता सिंह के मुताबिक पहली मर्तबा एक नॉन लिटरल सेंस में इस लफ्ज़ का इस्तेमाल 7वीं सेंचुरी में खैबर पख्तूनख्वा में मिलने वाले एक बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट में मिलता है। 8वीं सदी में सिंध के चचनामा में एलीट फाइटर्स और घुड़सवारों के लिए इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया गया। 11वीं सेंचुरी में माउंट अबू पर एक तहरीर में राजापुत्रा कबीले का बाकायदा हवाला मिलता है, जिससे पता चलता है कि उस वक्त किसी कबीले या कम्युनिटी के लिए इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया था। पंडित कलिहान की 12वीं सेंचुरी में लिखी गई राजतरंगिणी में लिखा है कि राजापुत्रा वो सिपाही हैं जो अपना हाई स्टेटस क्लेम करते हैं। ये भी देख लेते हैं कि हिस्टोरिकल सोर्सेज राजपूत ओरिजिन के हवाले से क्या बताते हैं। अगर हिस्टोरिकल सोर्सेज को देखा जाए तो राजपूत ओरिजिन के हवाले से मुख्तलिफ थेरीज हैं और इनको 5 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहली थेरी इनके मिथिकल ओरिजिन की है, जिसे अग्निकुला भी कहा जाता है, यानी राजपूतों का ओरिजिन आग से हुआ है। कहा जाता है कि दुनिया को बचाने के लिए एक ऋषि वशिष्ठा ने एक हवन जलाया था। ये अलाव राजस्थान में माउंट अबू पर जलाया गया और इस अग्नि कुंडा से निकलने वाले 4 कबीले थे, जिनमें चौहान, परमार, सोलंकी और प्रातिहारा शामिल
शामिल थे और इन सबको अग्निकुला कहा जाता है। ये 36 राजपूत क्लैंस में भी शामिल हैं जिनको राजपूतों की रॉयल रेसेस कहा जाता है। 36 राजकुला उन 36 राजपूत कबीलों को कहा जाता है जिन्हें रॉयल या रूलिंग क्लास समझा जाता है। इनकी एक लिस्ट 1435 में कुमारपाला प्रबंधा में, फिर पृथ्वीराज रासू और फिर मेजर जेम्स टॉड की 1839 में लिखी गई किताब एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में मिलती है। लेकिन कुछ और सोर्सेज जैसा कि रत्नाकारा में इन राजपूत कबीलों की तादाद 72 यानी 72 लिखी गई है। अग्निकुला के अलावा इन राजपूत क्लैंस को दो बड़ी जीनोलॉजिकल लाइंस में तकसीम किया जाता है। एक सूर्यवंशी या सोलर रेस कहलाती है और दूसरी चंद्रवंशी या ल्यूनर रेस कहलाती है। मेजर टॉड का कहना है कि ये डिवीजन भी पंजाब के तमाम राजपूत कबाइल में मिलती है। सूर्यवंशी कबाइल अपना सोलर ओरिजिन हिंदू डाइटी सूर्या से ट्रेस करते हैं और चंद्राबांसी हिंदू डाइटी चंद्रा से अपना डिसेंट क्लेम करते हैं। चंद्रवंशी की आगे डिवीजन पुरुवंशी जो कि पुरु के डिसेंडेंट थे और यादुवंशी जो कि यादू की नस्ल से हैं उनसे की जाती है। इसके अलावा अग्निवंशी भी हैं लेकिन मेन डिवीजन सूर्या और चंद्रावंशी ही हैं। राजपूत ओरिजिन के हवाले से दूसरी थ्योरी इनके फॉरेन ओरिजिन की है कि ये कहीं बाहर से आए थे और फिर यहाँ आकर आबाद हुए और राजपूत कहलाए। इस रवायत के मुताबिक ये आर्यन स्टॉक से नहीं बल्कि 5th और 6th सेंचुरी में गुप्ता एम्पायर की डिक्लाइन के बाद ईरानी सेंट्रल एशियन इलाकों से हिंदुस्तान की तरफ मूव कर गए थे। इनमें शाकाज, कुशानाज, हुन्स जो कि वाइट हुन्स थे वो भी शामिल थे। माउंट अबू पर जलाए गए हवन के बाद इनको क्षत्रिय फोल्ड में शामिल कर लिया गया। ये काम उस वक्त सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकते थे और यूं ये इस वर्ना सिस्टम का हिस्सा बन गए। अलेक्जेंडर कनिंघम इस थ्योरी से एग्री नहीं करते। उनका यह कहना है कि राजपूत इससे पहले भी पंजाब में मौजूद थे, जैसा कि भट्टी कबीला 2nd सेंचुरी में सॉल्ट रेंज के इलाकों में आबाद था और इनका कैपिटल गजनीपुर हुआ करता था जो मौजूदा रावलपिंडी की जगह पर था। राजपूत ओरिजिन के हवाले से तीसरी थ्योरी जो इनके फॉरेन ओरिजिन से बिल्कुल ऑपोजिट है वो ये है कि ये क्षत्रिय के डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं। इनकी मार्शल ट्रेडिशंस भी पुरानी है। 9th और 10th सेंचुरी में राजपूत रियासतें जब बनना शुरू हुई तो ये महज इस वॉरियर क्लास की पॉलिटिकल री इमर्जेंस थी जो इस दौरान सियासी तौर पर उभर कर सामने आई। इसे एक नेशनलिस्ट थ्योरी भी माना जाता है। राजपूतों के हवाले से एक और थ्योरी जे नारायण असोपा जैसे हिस्टोरियंस के जिनका मानना यह है कि ये ब्राह्मण थे जिन्होंने धर्म की खातिर हथियार उठा लिए और ब्राह्मण से वॉरियर बन गए। कुछ राजपूत जातें भी अपना ओरिजिन ब्राह्मणों से ट्रेस करती हैं और फिर कुछ ब्राह्मण हिस्ट्री में भी वॉरियर लेजेंड्स मिलते हैं जिनकी बिना पर ऐसा समझा जाता है। पांचवी थ्योरी यह है कि राजपूतों का ओरिजिन एक सोशल क्लास के तौर पर हुआ, ना कि ट्रेडिशनल वैदिक जात के तौर पर। यह कोई रेस या एथनिक ग्रुप नहीं है। हिस्टोरियन सतीश चंद्रा का यह कहना है कि मॉडर्न हिस्टोरियन कमोबेश इस बात पर एग्री करते हैं कि राजपूत बहुत सी जातों से मिलकर बने हैं जिनमें ब्राह्मण और शूद्र तक जातें शामिल थीं। ये ट्राइबल और वॉरियर ग्रुप्स से जिनमें बाहर से आने वाले भी शामिल थे और यहाँ के मकामी कबाइल भी। इनकी राजपूताइजेशन का अमल यहाँ पर हुआ जब उन्होंने पॉलिटिकल पावर हासिल कर ली। बतदरीज इन्होंने क्षत्रिय तौर तरीके भी अपना लिए और सूर्यवंशी और चंद्रवंशी भी बन गए। इनकी मेन फोर्स इनकी पॉलिटिकल पावर थी। चार्ल्स सेबेस्टन का ख्याल है कि मुख्तलिफ जातों में जिन कबीलों के पास पॉलिटिकल पावर और ज़मीन आ गई वो राजपूत कहलाने लगे। राजपूत ट्राइब्स पंजाब के पुराने कबीलों में शामिल हैं। इनकी तारीख पंजाब की तारीख से जुड़ी है। राजपूत यहाँ अपने सोशल कस्टम्स की वजह से यहाँ की जातों और ट्राइब्स में एक अलग और मुनफरिद पहचान रखते रहे हैं। अगर राजपूतों की तारीख पर एक नज़र डाली जाए तो पता चलता है कि राजपूतों की मेन स्ट्रेंथ इनकी पॉलिटिकल पावर रही है। जंग इनके लिए एक खेल था जिसके लिए हर वक्त तैयार रहते थे। 7th से 12th सेंचुरी तक के दौर को राजपूत सुपरमेसी का दौर कहा जाता है। इन्होंने इस राजपूत कन्फेडरेसी के दौर में अपनी पीक देखी। नॉर्थ इंडिया की इन राजपूत डायनेस्टीज में गुर्जारा, प्रतिहारा, चाहमाना, चालुक्य, प्रमारा, चंदेला और गोहिला भी शामिल थी। पृथ्वीराज चौहान की शिकस्त और इसके बाद सलातीन दिल्ली के दौर में इनकी पॉलिटिकल पावर कम होती गई। इससे पहले और इसके बाद भी ये यहाँ आने वाले बैरूनी हमलावरों से लड़ते रहे थे। राजपूतों के जंगों में कारनामों की कहानियां हमीर महाकाव्या और पृथ्वीराज रासू जैसी काव्याओं में सुनाई जाने लगी और राजपूतों का एक फाइटिंग लेजेंड क्रिएट हो गया। मुसलमानों के यहाँ आने के बाद भी ये गैर मुतालिक नहीं हुए। फाइटर्स की ज़रूरत हर अंपायर को रहती है, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू। इसीलिए इनकी अहमियत बरकरार रही और इनमें से कुछ ट्राइब्स ने तो कई इलाकों में अपने
खुद मुख्तारी इसके बाद भी कायम रखी। सिखों का दौर इनके लिए कुछ डिक्लाइन का दौर था, लेकिन इसके बाद अंग्रेज दौर में इनकी अहमियत फिर से बढ़ गई। अंग्रेजों ने इसीलिए इनको मार्शल रेसिस में भी शामिल किया। जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ के लोगों के मुतालिक डाटा इकट्ठा करना शुरू किया। यहाँ ज़ात की तकसीम यहाँ के पुराने पेशों के लिहाज से भी अहम थी और फिर ये सोशल स्टेटस के साथ भी जुड़ी हुई थी। 1881 का सेंसस उस वक्त पंजाब की तमाम कास्ट का रिकॉर्ड रखने के लिए एक सिस्टमैटिक तरीका अपनाया गया। ये पंजाब के हवाले से भी एक कंप्लीट सर्वे था जिसमें हर इलाके में आबाद कबीलों और ज़ातों को कैटेगराइज किया गया। हर शहर, कस्बे और गांव में रहने वालों के आगे उनकी ज़ात या बरादरी भी लिखी गई। उन्हें इनके इलाकों के हवाले से भी आइडेंटिफाई किया गया, जो उनके लिए इस कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को समझने का एक आसान तरीका था। सर चार्ल्स सेबेस्टन, जो बाद में 1907 में पंजाब के गवर्नर भी बने, उन्होंने 1883 में जो किताब पंजाब कास्ट लिखी वो इसी 1881 की सेंसस रिपोर्ट पर बेस करती थी। इस रिपोर्ट में भी उन्होंने एक तफसीली चैप्टर लिखा पंजाब के राजपूतों और इनकी मुख्तलिफ ज़ातों के बारे में। चार्ल्स सेबेस्टन ने राजपूतों को 4 जोग्राफिकल ग्रुप्स में डिवाइड किया है। मशरकी और मगरबी मैदानी इलाकों के राजपूत यानी ईस्टर्न और वेस्टर्न प्लेन्स के, फिर इसी तरह से ईस्टर्न और वेस्टर्न हिल्स यानी मशरकी और मगरबी पहाड़ी इलाकों के। इसके अलावा कुछ राजपूत जातों को उसने इन इलाकों से हटकर एलाइड कास्ट में डाला है, जो या तो राजपूत या जाट या दोनों कहलाती हैं, या फिर इनका एक अपना स्टेटस है। पंजाब में ट्राइब की जगह जात के लिए गोत या बरादरी का लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर इन ट्राइब्स को यहाँ बरादरी कहकर रेफर किया जाता है। एक बात इन इलाकों के हवाले से मेंशन करना ज़रूरी है कि इन इलाकों को जिनको बताया गया है ये अंग्रेज़ों के वक्त तक या इससे पहले के इन ज़ातों के इलाके थे। ये वो इलाके थे जो ट्रेडिशनली इन्हीं के इलाके समझे जाते थे। इसके बाद जाहिर है पंजाब बहुत बदल चुका है, लोगों की बहुत मूवमेंट हुई है। फिर पंजाब की तकसीम जो 1947 में हुई, उस दौरान बड़ी तादाद में हिजरत हुई। फिर उसके बाद गांव से शहरों में लोग आते रहे, इसलिए ये तमाम बरादरियां अब पूरे पंजाब में फैली हुई हैं। लेकिन इन ज़ातों की रूट्स इन्हीं इलाकों से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इनका जिक्र इन इलाकों के साथ करना ज़रूरी है। सबसे पहले देख लेते हैं कि पंजाब के मशरकी मैदानों या ईस्टर्न प्लेन्स में कौन कौन से राजपूत कबीले या ज़ातें आबाद थीं। ये दिल्ली टेरिटरी और जमुना वैली का इलाका है जो रोहतक और हिसार तक फैला हुआ था। इसे एक तरह से राजपूत हार्टलैंड भी कहा जा सकता है, क्योंकि इनमें वो इलाके भी शामिल थे जहां कभी राजपूत कन्फेडरेसी कायम थी। यहाँ रहने वालों में सबसे पहले आते हैं तोमर या तंवर राजपूत, जो कि जादूबंसी या यादुवंशी हैं और लूनर रेस भी इन्हें कहा जाता है। ये राजपूतों के 36 रॉयल क्लैंस में भी शामिल हैं। आनंदपाल तोमार ने 792 में दिल्ली का शहर बसाया था, जहां कभी इंदिरापथ हुआ करता था। 350 साल तक इनकी हुकूमत वहां कायम रही। पृथ्वीराज रासू में लिखा है कि इसके बाद आने वाले एक आनंदपाल तोमर ने यह शहर अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को दे दिया था, जिसके शिकस्त के बाद यह शहर मुसलमानों के पास आ गया। दिल्ली से निकाले जाने के बाद ये पुंदरी यानी करनाल में सेटल हुए और फिर नॉर्थ और साउथ की तरफ फैल गए। हरियाणा, करनाल, अंबाला, हिसार इनके इलाके रहे। चार्ल्स सेबेस्टन ने लिखा है कि हरियाणा के जाटू भी तंवर राजपूत हैं। इसके बाद आते हैं चौहान राजपूत, जो 4 अग्निकुला ट्राइब्स में भी शामिल हैं और 36 राजपूत रॉयल क्लैंस का भी हिस्सा है। इनका मशहूर राजा पृथ्वीराज चौहान था, जिसने मोहम्मद गौरी से तराइन की जंग में शिकस्त खाई थी। पृथ्वीराज चौहान का दौर इनकी चाहमाना डायनेस्टी की पीक था। इनका कैपिटल अजमेर था और जयपुर भी इनका गढ़ था। इन्हें राजपूतों में एक वॉरियर ट्राइब समझा जाता है। इस शिकस्त और दिल्ली से निकाले जाने के बाद ये करनाल, अंबाला और पटियाला में आबाद हुए। इनके इलाकों में गुजरांवाला, फिरोजपुर, रावलपिंडी और शाहपुर भी शामिल रहे। मेजर जेम्स टॉड, जिन्हें राजपूतों पर एक अथॉरिटी माना जाता है, उन्होंने चौहानों को मोस्ट वेलियंट ऑफ राजपूत रेस लिखा है। मंदहार राजपूत, इनके बारे में कहा जाता है कि ये रामचंद्र के बेटे लावा की नस्ल से हैं और ये सूर्यवंशी राजपूत हैं। ये अयोध्या से जिंद आए थे और चंदेला राजपूतों को निकालकर यहाँ सेटल हो गए। करनाल, अंबाला और पटियाला इनके इलाके रहे। पुंदेर राजपूत चौहान राजपूतों के अंडर सबसे ताकतवर कबीला था। पृथ्वीराज चौहान के अंडर लाहौर की तरफ उसका बॉर्डर का इलाका इनके कंट्रोल में था। इनका ओरिजिनल इलाका थानेसर, कुरुक्षेत्र और अंबाला का था। चौहानों के राणा हर राय ने इन्हें इनके इलाके से निकाल दिया था, जिसके बाद ये जमुना पार जाकर आबाद हुए। इनके मेन इलाके उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश रहे हैं। इसके बाद रावत आते हैं, जो राजपूतों के अलावा जटों का भी एक कबीला है और एबिस्टन का लिखना है कि ये अलग से भी जात है। ये पूरी जमुना वैली में फैले हुए थे। इन्हें चंदेल राजपूतों का भी हिस्सा समझा जाता है और इनके बारे में लिखा गया है कि इस वजह से ये मकामी भी समझे जाते हैं।
इसके बाद गौरवा या गौर राजपूत आते हैं जो दिल्ली में आबाद थे। इनके बारे में लिखा गया है कि ये 36 ट्राइब्स में शामिल थे जो बंगाल के राजे थे। ये सूर्यवंशी हैं। कानपुर, झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश इनके मेन इलाके रहे, लेकिन ये दिल्ली के आसपास इलाकों में भी आबाद थे। बरगजर या बटगजर राजपूतों के 36 रॉयल क्लैंस में शामिल हैं। ये भी रामचंद्र के बेटे लावा की नस्ल से हैं और सूर्यवंशी राजपूत कहलाते हैं। इनका कैपिटल अलवार में राजौड़ हुआ करता था। अलवार और जयपुर इनके इलाके रहे। जाटू राजपूतों के बारे में कहा जाता है कि ये तोमर राजपूतों में से हैं और किसी जमाने में इनके पास पूरा हिसार हुआ करता था। रोहतक और जिंद भी इनके इलाके रहे। जाटू, राघू और सतरोला इनके आगे 3 ट्राइब्स हैं। इसके बाद बागड़ी राजपूत आते हैं जो बीकानेर, सिरसा और हिसार में आबाद रहे। ये जट भी होते हैं, लेकिन एबिस्टन का ख्याल है कि या तो ये भट्टी राजपूत है या फिर राठौर। रांगड़ राजपूतों का एक बड़ा ट्राइब है। ये मेनली मुसलमान राजपूत कहलाते हैं। फिरोजपुर, गुरदासपुर, करनाल में इनकी आबादियां रही हैं। इसके अलावा ये दिल्ली में भी आबाद रहे। इसके बाद नेपाल भट्टी राजपूतों में से हैं और पंजाब में सतलुज के साथ जिला फिरोजपुर के करीब आबाद रहे। फिरोजपुर भी कभी इनके पास ही हुआ करता था, लेकिन इन्हें डोगरों ने वहां से निकाल दिया था। बारिया राजपूतों का ताल्लुक जलंधर से है और ये सूर्यवंशी हैं। ये राजा करण की नस्ल से कहलाते हैं, जिसका जिक्र महाभारत में भी है। इनका एंसेस्टर पटियाला में कोई 500 साल पहले आबाद हुआ था। सियालकोट में ये जाट भी कहलाते हैं। इनका मेन इलाका पटियाला और नाभा का ही है। इसके अलावा एबिस्टन ने अतीरा ट्राइब का भी जिक्र किया है जो कि पटियाला में आबाद रहा। इसके बाद यहाँ के राठौर भी 36 राजपूत कबाइल में से हैं जिनको रॉयल समझा जाता है। कनौज इनका इलाका था, लेकिन इसके बाद इन्होंने मरवाड़ और बीकानेर में भी रियासतें कायम की। पंजाब के अब मगरबी मैदानों की तरफ आते हैं या वेस्टर्न प्लेन्स की तरफ। इनमें सतलुज, चनाब और झेलम के इलाके शामिल हैं। ये जमुना से लेकर दरिया सिंध तक का इलाका है। इन इलाकों के बारे में एबिस्टन की राय ये थी कि मेनली ये वो इलाके हैं जहां बहुत सी राजपूत और जाट बरादरियों के दरमियान कन्फ्यूजन भी पाई जाती है। अब देख लेते हैं कि यहाँ कौन से राजपूत बरादरियां आबाद रहीं। इनमें सबसे पहले पवार या परमारा राजपूत हैं, जिन्हें यहाँ का एक डोमिनेंट ट्राइब समझा जाता रहा है। ये अग्निकुला राजपूत ट्राइब्स में शामिल है। वैसे तो इनका कंट्रोल पंजाब के एक बड़े इलाके पर अरसे तक कायम रहा। कभी इनके पास रोहतक, हिसार, डाडरी, गोहाना, जलंधर, गुरदासपुर, मुल्तान और डेरा जाट तक के इलाके रहे। इन इलाकों में आबाद भट्टी पंजाब में राजपूतों का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा फैला हुआ कबीला है। ये जादूबंसी और चंद्रवंशी कबीला है। राव भाटी, जिसके बारे में भट्टी राजपूतों का कहना है कि वो इनका जद्दे अमजद था। राव भाटी का एक और डिसेंडेंट जैसल सिंह था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जैसलमेर का पहला राजा था। जनरल कनिंघम का कहना है कि इनका ओरिजिनल इलाका सॉल्ट रेंज और कश्मीर का था और इनका कैपिटल अभी मौजूदा शहर रावलपिंडी की जगह पर हुआ करता था, जिसका नाम गजनीपुर था। ये 14वीं सेंचुरी तक कश्मीर पर भी हुक्मरानी करते रहे। इनका मेन इलाका भटियाना का था, जो हिसार और सिरसा का इलाका है, और कैपिटल भटनेर रहा। ये पूरे पंजाब में फैले हुए हैं और इनकी आगे भी बहुत सी शाखें हैं। वटुओं को भी भटियों का ही एक हिस्सा समझा जाता है। ये राजा जौनहार की नस्ल से हैं, जो सियालकोट के राजा सालबहान की नस्ल में से था। राजा जौनहार का एक पोता राजपाल था, जिसकी नस्ल से ये वट्टू हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने बाबा फरीद गंज शकर के हाथों इस्लाम कबूल किया। ये सिरसा में सतलुज के दोनों किनारे आबाद थे और फिर मोंटगोमरी यानी साहिवाल और भावलपुर भी इनके इलाके रहे। चार्ल्स एबिस्टन ने इनका जिक्र सतलुज के राजपूतों में किया है। इन्होंने 1857 की जंगे आज़ादी में अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत भी की थी। जोया राजपूत भी 36 राजपूत क्लैंस में शामिल हैं और पुराने स्क्रिप्चर्स में इन्हें जंगल देश के राजे लिखा गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये हरियाणा, भटियाना, भटनेर और नगौर का इलाका था। इसके बाद ये सतलुज किनारे आबाद हुए। इनके इलाके फिरोजपुर, बहावलपुर, लाहौर, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ के रहे हैं। कुछ इलाकों में ये जाट भी कहलाते हैं। जनरल कनिंघम का ख्याल है कि ये जोडिया या यूदिया थे, जो कि एक वॉरियर क्लास थी और 5th सेंचुरी BC में भी मैथमेटिशियन पानीनी के दौर में भी मौजूद थे। एबिस्टन का ख्याल है कि हिसार और मोंटगोमरी यानी साहिवाल के जोया अपना ओरिजिन भटनेर से ट्रेस करते हैं। खिच्चियों के बारे में कहा जाता है कि ये चौहान राजपूतों में से हैं, जो कि ओरिजिनली अजमेर से आए थे, जहां से ये दिल्ली गए और फिर मुगलों के दौर में ये सतलुज के आसपास के इलाकों में आ गए। मुल्तान, साहिवाल और लाहौर के दरमियान रावी के किनारे इनके इलाके रहे हैं। ढुडी पमार राजपूतों में से हैं, जो सतलुज और चिनाब के किनारों पर आबाद थे। इनका असल इलाका मुल्तान के करीब मेलसी का था, जहां पर 14th सेंचुरी में भी इनका जिक्र मिलता है।
इनके एक बुजुर्ग हाजी शेर मोहम्मद का मुल्तान में मज़ार भी है। सियालों के बारे में बेशतर राइटर्स का ख्याल है कि ये वेस्टर्न प्लेन्स का शायद सबसे अहम कबीला है। स्टीडमैन ने अपनी झंग सेटलमेंट रिपोर्ट में लिखा है कि सियालों की तारीख ही झंग की तारीख है। ये मुगलों के आने से पहले इस इलाके में आबाद हुए थे। ये पमार राजपूतों में से हैं। एबिस्टन का लिखना है कि ये राय शंकर की नस्ल से हैं जो इलाहाबाद और फतेहपुर के दरमियान दारन नगर से एक पमार राजपूत था, और रवायत है कि इसके 3 बेटे थे, सियू, टियू और घियू, जिनकी नस्ल से झंग के सियाल, शाहपुर के टवाने और पिंडी गेब के गीबा हैं। एक और रवायत यह है कि सियाल ही राय शंकर का अकेला बेटा था। सियाल अलाउद्दीन गौरी के दौर में वहां से मूव करके पंजाब में सेटल हुआ, पाकपतन आया, जहां उसने बाबा फरीद के हाथों इस्लाम कबूल कर लिया। बाबा फरीद ने ही पेशगोई की थी कि इसकी नस्ल झेलम और चिनाब के दरमियानी इलाकों पर हुक्मरानी करेगी। 18वीं सेंचुरी में वली दाद खान के दौर में ये बहुत पावरफुल हो गए थे। इनकी भंगी सिख सरदारों से लड़ाइयाँ भी चलती रहीं। एबिस्टन का लिखना है कि 1810 में रंजीत सिंह ने इनके आखिरी सरदार अहमद खान को गिरफ्तार करके कैद कर लिया था, जिसके बाद झंग के इन सियालों की अमलदारी इन इलाकों से खत्म हो गई थी। जनरल कनिंघम का कहना है कि सियाल राजा होडी की औलाद में से था, जो कि पंजाब के लेजेंडरी राजा रसालू का एक मुखालिफ था। हिराज भी इन्हीं की एक शाख है। इनमें से कुछ जाट ओरिजिन भी ट्रेस करते हैं और बलोच भी। इसके अलावा रांझे भी यहाँ के राजपूत है और इनका इलाका शाहपुर और गुजरात के दरमियान का रहा है, जो कि जेहलम और चनाब का दरमियानी इलाका है। ये भी चंद्रबंसी राजपूत हैं और भट्टी राजपूतों में से हैं, लेकिन इनमें से कई जाट और कुछ कुरैश से भी अपना ओरिजिन क्लेम करते हैं। इसके अलावा गोंदल भी इनके करीब के इलाकों में आबाद रहे हैं। भारत के पंजाब में ये बहुत कम तादाद में हैं, जबकि पाकिस्तान में इनकी आबादी ज़्यादा है और इनके इलाके को गोंदल बार कहा जाता रहा है। इनका ओरिजिन चौहान राजपूतों से बताया जाता है और इनका भी कहना है कि इनके जद्दे अमजद ने बाबा फरीद के हाथों इस्लाम कबूल किया। इनकी बड़ी तादाद पाकिस्तान में जाट भी कहलाती है और कर्नल डेविज ने इन्हें फिजिकली एक फाइन रेस लिखा है। पंजाब के इन मगरबी मैदानों का एक अहम ट्राइब टवाने हैं, जो कि शाहपुर सॉल्ट रेंज में आबाद रहे हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये पमार राजपूत हैं और सियालों के साथ इनकी रेस कनेक्टेड है। इनके हवाले से भी कहा जाता है कि ये राय शंकर की नस्ल से हैं और ये सियालों के साथ ही 15वीं सेंचुरी से पहले पंजाब आए थे। पंजाब की तारीख में इनका बहुत अहम किरदार रहा है। इनका मेन इलाका मिठा टवाना था और इन्होंने भी सिखों के खिलाफ खासा रेजिस्ट किया, जिसका जिक्र सर ग्रिफिन लेपेल ने अपनी किताब पंजाब चीफ्स में भी किया है। अंग्रेज़ों के ख्याल में ये बहुत अच्छे सोल्जर्स थे और इन्हें बड़ी तादाद में फ़ौज में भर्ती किया गया। एबिस्टन ने इसके अलावा कुछ मेकन बरादरी का भी जिक्र पमार राजपूतों में किया है, जो शाहपुर में आबाद थे। अब आते हैं पंजाब के उन राजपूतों की तरफ जो इसके मगरबी पहाड़ों यानी वेस्टर्न हिल्स में आबाद रहे। इसमें सॉल्ट रेंज और जम्मू की पहाड़ियों के इलाके शामिल हैं। इनमें हजारा, मरी और केहोटा के इलाकों के राजपूत भी हैं। एबिस्टन का ख्याल है कि इनमें ज्यादातर राजपूतों का ओरिजिन पमार है। उसका मानना है कि इन्होंने अपनी ओरिजिनल टेरिटरी सबसे लंबे अरसे तक अपने कंट्रोल में रखी। यहाँ के राजपूतों में सबसे पहले बात करते हैं ढूंढ, सत्ती और केठवाल राजपूतों की। राजपूतों का ये ग्रुप हजारा और रावलपिंडी के इलाकों में आबाद रहा है। ढूंढ एबटाबाद और मरी के इलाकों में मिलते हैं और ये अपनी नस्ल हजरत अब्बास से ट्रेस करते हैं। एक और रवायत यह है कि इनके एक एंसेस्टर तख्त खान ने तैमूर का साथ दिया था और वो दिल्ली में सेटल हो गया था। चार्ल्स एबिस्टन ने लिखा है कि उसकी नस्ल में से जोराब खान शाहजहां के दौर में कहोटा में बस गया, जिसकी नस्ल से जदवाल, ढूंढ, सरारा और तनोली ट्राइब्स हैं। सत्ती भी इसी नस्ल से हैं जो रावलपिंडी, कहोटा और मरी की पहाड़ियों में आबाद रहे। ढूंढ ट्राइब ने 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत भी की थी। केठवाल सतियों और ढूंढ अब्बासियों की तरह का ही एक ट्राइब है और ये भी इन्हीं इलाकों में आबाद रहे। ये अपनी नस्ल अलेक्जेंडर से ट्रेस करते हैं और इनका कहना है कि इन इलाकों में ये ढूंढ अब्बासियों और सतियों से पहले से आबाद है। इसके बाद धनियाल सॉल्ट रेंज के हिल ट्राइब्स में से हैं और राजपूत कहलाते हैं। इनकी बड़ी तादाद आवान भी कहलाती है। चकवाल के करीब धनी इनके नाम से है, जो कि इनकी टेरिटरी थी। ये अपनी निस्बत हजरत अली से मिलाते हैं और अंग्रेज राइटर्स का इनके बारे में भी कहना है कि ये बड़े बेहतरीन सोल्जर्स होते हैं। इसके अलावा चार्ल्स एबिस्टन ने इन इलाकों में आबाद अल्पियाल का भी जिक्र किया है, जिनका इलाका फतेह जंग का रहा। उसने इस इलाके की दीगर बरादरियों में बुधियाल, कन्याल और बकराल का भी जिक्र यहाँ के राजपूतों में किया है। अब आते हैं सॉल्ट रेंज के इलाकों में बसने वाले राजपूतों की तरफ। जोधरा के बारे में कहा जाता है कि ये जम्मू से यहाँ आकर आबाद हुए। इनका जिक्र सर लेपेल ग्रिफिन ने अपनी किताब पंजाब चीफ्स में भी किया है।
घेबा राजपूतों का जिक्र पहले भी स्यालों और टवानों के साथ हो चुका है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये उसी दौर में पंजाब के इन इलाकों में आकर फतेहजंग और पिंडी घेब में आबाद हुए। एबिस्टन का लिखना है कि घेबा को जोधरा की एक शाख भी समझा जाता है। चार्ल्स एबिस्टन ने कैहोट को भी इन इलाकों के राजपूतों में लिखा है, लेकिन उसने एक अलग जात के तौर पर भी इनका जिक्र किया है। फिर आते हैं जंजुआ राजपूत। जंजुआ राजपूतों को राजपूतों की सबसे पुरानी जात भी समझा जाता है। ये सॉल्ट रेंज में आबाद रहे हैं, लेकिन इसके अलावा होशियारपुर, मुल्तान और डेरा जात भी इनके इलाके रहे हैं। जनरल कनिंगहैम का मानना है कि ये आर्यन हैं और इनका छत से ताल्लुक था। एक ख्याल यह है कि यहाँ रूल करने वाले हिंदू शाही भी जंजुआ ही थे। सर लेपल ग्रिफिन का कहना है कि ये यादुवंशी राजपूत है जिनके पास कश्मीर का इलाका था। जंजुओं का खुद ये मानना है कि वो राजा मल राठौर की नस्ल में से हैं, जो 980 के करीब जोधपुर से यहाँ आया और उसने ही मलोट को बसाया था। इनके पास किसी ज़माने में पूरे सॉल्ट रेंज का इलाका हुआ करता था। इस इलाके में इनकी गखड़ों और आवानों से लड़ाइयाँ चलती रहीं और ये यहाँ उनके साथ एक डोमिनेंट कबीला था। मिन्हास या जामबाल सूर्यवंशी राजपूत हैं और एबिस्टन के मुताबिक ये जम्मू के राजपूत ट्राइब्स में से हैं। ये अपनी नस्ल डायरेक्टली रामचंद्रा से ट्रेस करते हैं। इनका मानना यह है कि इनके एंसेस्टर ने अयोध्या से आकर जम्मू को फतह किया और शहर को आबाद किया। एक ख्याल ये भी है कि ये पहले सियालकोट गए और फिर वहाँ से कश्मीर। इनका पुराना नाम जामबाल लिखा गया है। मिन्हास रावलपिंडी, झेलम, गुरदासपुर और सियालकोट के इलाकों में आबाद रहे। चिब कांगड़ा के कटोच राजपूतों में से अपना डिसेंट क्लेम करते हैं, लेकिन एबिस्टन का ख्याल है कि ये पमार राजपूत हैं। इनका एंसेस्टर चिब चंद था जो 1400 साल पहले कांगड़ा छोड़कर जम्मू के साथ भिंबर की पहाड़ियों में आबाद हुआ। औरंगजेब के ज़माने में ये मुसलमान हुए और सुरसादी वो पहला चिब था जो कि मुसलमान हुआ। एबिस्टन ने इसके अलावा ठाकुर राजपूतों को भी इस इलाके के राजपूतों में लिखा है, लेकिन ये अपना ओरिजिन मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ कबीलों के साथ जोड़ते हैं। इसके ख्याल में ये टाइटल ज़्यादा और अलग से बरादरी कम मालूम होती है। सुलेरिया सुम्बांसी या चंद्रबंसी राजपूत हैं जो अपना ओरिजिन राजा सिगाल से ट्रेस करते हैं। इनके एंसेस्टर के बारे में कहा जाता है कि ये सलातीन दिल्ली के ज़माने में खोखरों की बगावत से निमटने के लिए दक्कन से यहाँ भिजवाए गए थे और फिर सियालकोट में आबाद हुए। बहलोल लोधी के ज़माने में ये मुसलमान हो गए। एबिस्टन ने इन इलाकों में रागबंसी राजपूतों का भी जिक्र किया है जो गुरदासपुर और सियालकोट के साथ जुड़े पहाड़ी इलाकों में आबाद रहे और फिर कातिल जो कि गुरदासपुर में आबाद थे। अब आते हैं राजपूतों के आखिरी ग्रुप की तरफ जो कि मशरकी पहाड़ों या ईस्टर्न हिल्स में आबाद थे। इनमें कांगड़ा, शिमला, ब्यास और जमुना वैली के साथ जुड़े हुए पहाड़ी इलाके शामिल हैं। ये वो राजपूत ट्राइब्स हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा देर तक खुद मुख्तार या इंडिपेंडेंट रहे। इनमें एक अहम इलाका कांगड़ा हिल्स का था। सबसे पहले इस लिस्ट में कांगड़ा के कटोच राजपूत आते हैं। इनका कहना है कि ज़माना कबल मसीह से पहले इनकी सल्तनत कांगड़ा डायनेस्टी कायम थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें 470 राजे गुजरे हैं। इस सल्तनत में जालंधर और होशियारपुर के इलाके भी शामिल थे। इसे कटोच भी कहा जाता था, इसलिए ये समझा जाता है कि इनकी नस्ल बरसगीर में किसी भी और राजपूत कास्ट से पुरानी है। इनके बारे में कहा जाता है कि चंद्रवंशी और सूर्यवंशी के अलावा राजपूतों की एक तीसरी ये शाख हैं और इनकी नस्ल भूमि से थी। भूमिया का मतलब ज़मीन भी होता है, इसलिए ये सूरज और चांद के साथ इस साइकिल या राजपूत ट्रिनिटी को कंप्लीट करते हैं। चंदेल राजपूत उन 36 राजपूत क्लाइंट्स में शामिल थे जिनका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। राजपूत कन्फेडरेसी की पीक के दौरान ये इन इलाकों में एक बड़ी पॉलिटिकल पावर थे। एबिस्टन ने इसके अलावा इन इलाकों में आबाद पथियाल राजपूतों का भी जिक्र किया है। कांगड़ा में ही इसके अलावा पठानिया ट्राइब आबाद था। ये राजपूत भी कांगड़ा से थे और पठानकोट के बारे में कहा जाता है कि वो भी इन्हीं के नाम से था। ये होशियारपुर और कांगड़ा में आबाद रहे। जसवाल भी होशियारपुर की एक पुरानी रूलिंग राजपूत फैमिली है। इसके अलावा डुडवाल राजपूत भी होशियारपुर की एक पुरानी राजपूत फैमिली है। ये मेनली होशियारपुर के इलाके में ही आबाद रहे। एबिस्टन ने इसके अलावा इन हिल स्टेट्स के राजपूतों में किलची और खोजा का भी जिक्र किया है। नारू राजपूतों का ताल्लुक भी इन्हीं इलाकों से था, लेकिन इनके इलाके जालंधर और होशियारपुर के थे। इनके ओरिजिन के हवाले से मुख्तलिफ ट्रेडिशंस हैं। जालंधर में रहने वाले नारू चंद्रवंशी कहलाते हैं और उनका कहना है कि वो पहाड़ों से आए हैं। फलोर के नारुओं का कहना है कि वो रागबंसी राजपूत हैं और शहाबुद्दीन गौरी के साथ आए थे और यूं फलोर में सेटल हुए। एक और रवायत है कि इनका एंसेस्टर जयपुर या जोधपुर से एक राजा था जो महमूद गजनवी के वक्त में मुसलमान हुआ
और फिर होशियारपुर में आबाद हो गया। तकसीम के बाद इनमें बहुत से पाकिस्तानी पंजाब में सेटल हो गए। अगली अहम बरादरी इन इलाकों से घोड़ेवार राजपूत हैं, जिनका इलाका जालंधर का ही था। इसके अलावा ये आसपास के इलाकों में भी आबाद हुए। ये ज़्यादातर मुसलमान ही थे। इनके एंसेस्टर राजा मान के बेटे शहाबुद्दीन गौरी के साथ शामिल हो गए थे। उन्होंने इसे घोड़ा दिया था, जिसके बदले उन्हें ऐसी जागीर मिली जहां वो सुबह से लेकर शाम तक घोड़ा भगा सकते थे, और यहीं से इनका नाम घोड़ेवाह हुआ। अगला मशहूर नाम यहाँ मंझ राजपूतों का है, जो बहुत फैले हुए थे। ये भी जालंधर, लुधियाना और इनके आसपास के इलाकों में आबाद रहे। मंझ भट्टी राजपूत कहलाते हैं और ये भी राजा सालबहान से अपनी नस्ल ट्रेस करते हैं। एबिस्टन का लिखना है कि रवायत है कि 600 या 700 साल पहले 2 मंझ राजपूतों, शेख चाचू और शेख किलची, लुधियाना के पास आकर आबाद हुए। शेख चाचू को मखदूम शाह जहानिया या अलाउद्दीन सैयद ने मुसलमान किया। एक रवायत यह भी है कि ये अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में जालंधर में आबाद हुए। ताउनी भी भट्टी राजपूत कहलाते हैं। इनका यह कहना है कि ये राजा सालबहान के पोते रायतान की नस्ल में से हैं। उसकी नस्ल में से ही राय अम्बा ने अम्बाला का शहर बसाया था। चार्ल्स एबिस्टन ने इसके बाद कई जातों को एलाइड कास्ट में डाला है, जो राजपूत थी या फिर जिनका रैंक राजपूत जातों के बराबर था। एक नज़र डाल लेते हैं कि इनमें कौन कौन शामिल था। इनमें सबसे अहम और बड़ी कास्ट खोखर थे। चार्ल्स एबिस्टन ने इनका खास तौर पर जिक्र किया और एक अलग से सेक्शन इन पर लिखा है। इसकी वजह यह भी है कि इनके हवाले से 2 कन्फ्यूजन्स थी। एक तो ये कि ये जाट हैं या राजपूत, और दूसरा तारीख में इनको और गखड़ों को भी कंफ्यूज किया गया। उसका कहना है कि इनको आमतौर पर राजपूत समझा जाता है, खास तौर पर पंजाब की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स में, लेकिन वेस्टर्न हिल्स में बहुत से खोखर जाट कहलाते हैं। ईस्ट पंजाब के खोखर भी राजपूत कहलाते हैं। वेस्ट पंजाब में खोखर अपना डिसेंट गजनी के कुतुब शाह के बेटे मोहम्मद से भी क्लेम करते हैं, जो कि आवानों का भी एंसेस्टर कहलाता है। मेजर टॉड ने इनके बारे में लिखा है कि खोखरों और भटियों के दरमियान जैसलमेर के लिए लड़ाई हुई। उसने खोखरा को राठौर राजपूतों का एक हिस्सा लिखा है, जिसकी वजह से ये सूर्यवंशी राजपूत भी कहलाते हैं। सर लेपल ग्रिफिन ने खोखर राजपूतों को आवानों से अलग ही माना है। एबिस्टन का कहना है कि खोखर भटियों की तरह पंजाब की एक पॉपुलर कास्ट थी और इसी वजह से हर जात में खोखर मिलते हैं और ये पूरे पंजाब में फैले हुए हैं। खोखर मेनली झेलम और चिनाब के साथ वाले इलाकों में आबाद रहे। इन्होंने अमीर तैमूर से भी लड़ाई लड़ी। लाहौर भी कभी इनके कब्जे में था। अकबर के दौर में होशियारपुर के दसूया परगना में इनको एक बड़े कबीले के तौर पर मेंशन किया गया है। इसके अलावा खरल भी राजपूतों की एक अहम शाख समझे जाते हैं। इनमें से भी कई अपने आप को जाट कहते हैं। ये रावी के साथ वाले इलाकों में आबाद रहे, जिनमें लाहौर और साहिवाल का इलाका भी शामिल है। ये जालंधर में आबाद रहे। साहिवाल में आबाद खरल सूर्यवंशी हैं और अपनी नस्ल राजा करण से ट्रेस करते हैं, जिसका जिक्र महाभारत में भी है। उसकी नस्ल में से भूपा उच्च में आबाद हुआ, जहाँ मखदूम शाह जहानिया ने उसे मुसलमान किया। उच्च से आकर फिर ये इन इलाकों में आबाद हो गए। इनके सरदार अहमद खान खरल ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में बगावत भी की थी। कुछ काठिया भी अपने आप को पवार राजपूतों में शुमार करते हैं, लेकिन ये जाट भी कहलाते हैं। ये भी रावी के ट्राइब्स में शामिल हैं और मुल्तान, साहिवाल और जंग इनके इलाके हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इनका पुराना शहर संगाला था, जिसे अलेक्जेंडर की फौज ने तबाह कर दिया था। ये एक मुख्तसर जायजा था यहाँ पर मौजूद राजपूत बरादरियों का, जिनको एबिस्टन ने मेंशन किया है। इन बरादरियों के लिए चार्ल्स एबिस्टन की डिवीजन पर ही रिलाय किया गया है। इसके अलावा राजपूतों की बहुत सी गोतें और बरादरियां ऐसी होंगी जिनके मेन इलाके पंजाब में शामिल नहीं, इसलिए हो सकता है कि इनमें उनका जिक्र ना हो। फिर कुछ बरादरियां हो सकता है कि अंग्रेज़ दौर के रिकॉर्ड में काबिल जिक्र ना हो, लेकिन इसके बाद वो यहाँ ज़्यादा फैल गई हों और उनका जिक्र इसमें मौजूद ना हो। जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ कि अब बहुत तब्दीली आ चुकी है। इन ज़ातों और बरादरियों के इलाके ट्रेडिशनल सेंस में अब ये नहीं है। ये कई और इलाकों में आकर आबाद हो चुके हैं और इनके इलाकों में कई और आकर आबाद हो चुके हैं। इसलिए पंजाब का मौजूदा नक्शा बहुत हद तक बदल चुका है। लेकिन इनके बारे में जानना इस हद तक अहम ज़रूर है कि इन इलाकों की और पंजाब की जो तारीख है वो कहीं ना कहीं इन्हीं ज़ात, बरादरियों या गोतों के साथ जुड़ी हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।